नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL याचिका दायर की है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड-19 के टीकाकरण की मांग की गई है। ये कहते हुए कि सभी युवा और कामकाजी आबादी का व्यापक टीकाकरण दूसरी लहर में कोरोना वायरस के घातक उछाल को रोकने के लिए आवश्यक है। एडवोकेट रश्मि सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ सोमवार 19 अप्रैल को याचिका के मंजूर करने के लिए याचिका पर विचार करेगी। MBBS डॉक्टरों के एक समूह ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण की गंभीर आशंकाओं का हवाला देते हुए 18 अप्रैल से होने वाली नीट PG परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दलील में कहा गया है कि एक फिजिकल परीक्षा में शामिल होने के लिए दैनिक आधार पर कोविड-19 रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को मजबूर करना हजारों लोगों के जीवन को संकट में डालने के बराबर होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को राज्य की जेलों की स्थितियों के संबंध में एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने उन मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जिन पर राज्य को 29 मई तक जवाब देना होगा। मुद्दे इस प्रकार हैं। कैदियों की स्वच्छता। अदालत ने कहा कि स्वच्छता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता। उदाहरण के लिए मॉडल जेल में मैनुअल प्रदान करता है कि 6 कैदियों के पास एक सामान्य शौचालय होना चाहिए। हालांकि सरकारी वकील द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि बेंगलुरु में केंद्रीय जेल में 9.4 कैदियों के लिए एक शौचालय उपलब्ध है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर गुजरात सरकार ने पूर्व में कदम उठाए होते तो कोविड-19 महामारी की वर्तमान गंभीर स्थिति से बचा जा सकता था। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने अधिवक्ता जनरल कमल त्रिवेदी से कहा, अगर राज्य सरकार ने कदम उठाए होते, लेकिन अगर ये एक धक्का है और अगर ये सब पहले किया होता तो PIL दर्ज होने से पहले स्थिति बेहतर होती, मगर नहीं, राज्य तो सो रहा था। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केरल पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 2 FIR को रद्द किया। दरअसल केरल पुलिस क्राइम ब्रांच ने राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य राज्य के पदाधिकारियों के खिलाफ सोने की तस्करी के मामले में आरोपियों को गलत बयान देने के लिए जबरदस्ती करने के आरोप में 2 FIR दर्ज की थी। कोर्ट ने कहा कि मामले में FIR के खिलाफ CRPC की धारा 195(1)B के तहत बार को आकर्षित किया गया था। CRPC की धारा 195(1)B के अनुसार अदालत के समक्ष विचाराधीन किसी मामले में साक्ष्य के निर्माण से संबंधित एक अपराध का संज्ञान उस न्यायालय द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर ही लिया जा सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की पीठ पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017 HIRA की संवैधानिकता को केंद्रीय कानून रेरा की पृष्ठभूमि के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जब ASG ऐश्वर्या भाटी अपनी प्रस्तुतियां दे रही थी, जस्टिस शाह ने सुनवाई 10-15 मिनट के लिए स्थगित करने की बात करते हुए कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि उनके पूरे स्टाफ कोविड-19 पॉजिटिव आया है। क्या हम 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? मेरा वर्चुअल स्टाफ का टेस्ट पॉजिटिव आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 3 सदस्यीय समिति, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त DK जैन ने की, सिफारिश पर केंद्र को ये निर्देश दिया कि वो आगे की कार्रवाई के लिए CBI को रिपोर्ट सौंपे। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस जैन आयोग की रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही के लिए दाखिल आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें 1994 में इसरो जासूसी मामले में केरल के पुलिस अफसरों की भूमिका की आगे जांच की सिफारिश की गई थी। इस मामले में इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन को भी बरी कर दिया गया था और अंततः शीर्ष अदालत ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने शुक्रवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। निर्देश इस प्रकार हैं। 1. उच्च न्यायालय मुकदमे की सुनवाई के लिए समरी ट्रायल को समन ट्रायल में रूपांतरण करके संबंध में मजिस्ट्रेटों को अभ्यास निर्देश जारी करेंगे। 2. मैजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे रहने वाले अभियुक्त को समन जारी करने से पहले धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच करेंगे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के लिए शपथ पत्र पर साक्ष्य की अनुमति है। सीआरपीसी के तहत रोके के बावजूद एक ही लेन देन से उत्पन्न होने वाले कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की अनुमति देने के लिए एनआई अधिनियम के लिए उपयुक्त संशोधन की सिफारिश की गई। उच्च न्यायालय एक ही लेन देन से निकले अन्य मामलों में एक मामले में ही अभियुक्त के खिलाफ समन की सेवा को अन्य मामलों में भी सेवा समझने के लिए मैजिस्ट्रेट को अभ्यास निर्देश जारी करेंगे। मैजिस्ट्रेटों के पास समन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने या वापस लेने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही के लिए धारा 258 सीआरपीसी लागू नहीं है। समन को वापस बुलाने और फिर से जांचने के लिए मैजिस्ट्रेट को सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश की गई। ये आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि लॉ स्कूल में प्रवेश लेने से पहले ही भेदभाव शुरू हो जाता है। अधिकांश शीर्ष लॉ स्कूल 5 साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करते हैं। इसी के आधार पर स्टूडेंट्स का लॉ स्कूल में प्रवेश मिलता है। हालांकि ये परीक्षा केवल अंग्रेजी होती है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा का भी एक अलग से टेस्ट लिया जाता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।